पहली स्टोरी। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाते हैं। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि इनकी क्या कहानी है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने जाते हैं, पर इनको क्या पता था कि ये फ्लैट उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK का था, तो ज्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहां साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से। फ्लैट 2 BHK का था, तो ज्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहां साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है, पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी। तुम क्यों जगे हो? विक्रम बोलता हूं, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हूं। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है। फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुंचती हैं। वहां उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब समझ नहीं पाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंख धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहां कोई नहीं रहता। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से न सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है साक्षी के लेती हुई उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहां कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे का पास खड़ी रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विक्रम को काफी चोट आ जाती है। क्या दोनों में भागने में कामयाब हुए?
उधर साक्षी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहां से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है, जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा रहा है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे ये फ्लैट हॉन्टेड है, और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सामान वहां से निकलवा लिया और वो दोनों कहीं और रहने चले गए। पर यह हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है। ये बात मेरी गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था, मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है, जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडहर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहां अगल बगल कोई रहता कोई नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहां पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहां प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ रही, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हां कर दिया। फिर एक दिन वो भी गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े, क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे। वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैश थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान को लेकर वहां से चले गए। पर जमींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आजाद करेगा, और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठिए या उसके बिना इजाजत के अंदर आने वालों को सजा देती है। मैंने अपने दोस्तों ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा,
ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहां से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया।